प्रिय विद्यार्थियों, इस वीडियो लेक्चर में आपका हार्दिक स्वागत है और मैं हूं आपके साथ डॉक्टर अनूप सिंह, सह-आचार्य हिंदी विभाग, राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय थाना गाजी अलवर। यह वीडियो लेक्चर बीए पार्ट 3 के हिंदी साहित्य के प्रथम प्रश्न पत्र को ध्यान में रखकर तैयार किया गया है। इससे पूर्व हमने आपके लिए आधुनिक हिंदी कविता के विकास पर श्रृंखलाबद्ध रूप से वीडियो लेक्चर आपको प्रदान किए थे। आशा है आपने उन वीडियो लेक्चर से हिंदी साहित्य के खासकर कविता वाले भाग पर आपकी एक दृष्टि बनी होगी, एक सामान्य समझ आपकी विकसित हुई होगी। अभी उस श्रृंखला में हमने नई कविता और समकालीन कविता पर लेक्चर आपको नहीं दिए हैं। जल्दी ही आपको वो दोनों लेक्चर्स भी मिल जाएंगे। लेकिन आज इस वीडियो लेक्चर में हम जो पहले प्रश्न पत्र में जो हमारी पाठ्य पुस्तक है, जिस पर निर्धारित कवि और उनकी कविताएं हैं, उसकी शुरुआत करने जा रहे हैं। आपको जो इंट्रोडक्टरी पार्ट था सिलेबस से संबंधित, उसमें बताया था कि पहला प्रश्न पत्र काव्य से संबंधित है, जिसमें आधुनिक कविता है, आधुनिक हिंदी कविता है, और दूसरे प्रश्न पत्र में गद्य भाग है, जिसमें हिंदी भाषा और अन्य जो आधुनिक गद्य विधाएं हैं, निबंध, रेखा चित्र, संस्मरण आदि, वो हैं। तो आज हम बात करने जा रहे हैं पहले प्रश्न पत्र की जो निर्धारित हमारे कवि और कविताएं हैं उनके बारे में, क्योंकि इस प्रश्न पत्र से आपके सप्रसंग व्याख्याएं पूछी जाएंगी और कवियों और उनकी रचनाओं पर आलोचनात्मक प्रश्न पूछे जाएंगे। तो हम जो मुख्य पद्य भाग है उसकी व्याख्या भी करेंगे, ताकि आपको एक सप्रसंग व्याख्या करने का अभ्यास हो सके और आपको एक टेक्निक पता लगे कि किस तरह से हमें व्याख्याएं करनी है। और दूसरा, साथ ही साथ आलोचनात्मक प्रश्न भी आपके तैयार होते जाएंगे, और इसके लिए हम आगे नोट्स भी आपको उपलब्ध कराएंगे, जिससे आपको लाभ अवश्य मिलेगा। तो आज हम शुरुआत करने जा रहे हैं। हमारे जो पहले निर्धारित कवि हैं अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद। दरअसल पहले के वीडियो लेक्चर्स में हमने बताया था कि आधुनिक हिंदी कविता का वास्तविक जो आरंभ है वो द्विवेदी युग से ही माना जाता है, क्योंकि भारतेंदु युग में आधुनिक प्रवृत्तियां तो थी, लेकिन उसका जो फॉर्म था, कविता जिस फॉर्म में आई, वो ब्रज भाषा ही रही। इसलिए हम उसको आधुनिक कविता में, आधुनिक हिंदी कविता में शामिल नहीं करते। हिंदी भाषा में जो कविताएं लिखी गई वो द्विवेदी युग से लिखी गई और नई चेतना की वाहक ये भाषा बनी। तो उस संदर्भ में हमारे पाठ्यक्रम में पहले जो कवि हैं, पहले जो दो कवि हैं, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद और मैथिली शरण गुप्त, दोनों ही द्विवेदी युग से संबंध रखते हैं। और मैं कहूँ कि द्विवेदी युग के ये ही दो प्रतिनिधि कवि हैं, तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। आज हम कविता पाठ, मैं समझता हूँ कि सभी पद्यों का पाठ करना कोई उचित नहीं रहेगा। हम एक टेक्निक समझाने के लिए कुछ विशेष पद्यों को लेंगे, और जहाँ आवश्यकता होगी हम संपूर्ण कविता भी पढ़ देंगे, ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन मेरी कोशिश रहेगी कि एक टेक्निक आपको समझ में आएगी किस तरह से प्रसंग व्याख्याएं करनी है। तो द्विवेदी युग की जो कविताएं हैं उनमें पहले जो कवि हैं अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद। आज हम थोड़ी इन कवि के बारे में एक चर्चा कर लेते हैं। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद बहुमुखी कवि थे, बल्कि मैं कहूँगा एक रचनाकार थे। उन्होंने कविता के अतिरिक्त नाटक, उपन्यास और समीक्षा भी लिखी है, अनुवाद भी उन्होंने किया है, लेकिन इनकी ख्याति कवि के रूप में ही अधिक है। और आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि पहले ही कवि और पहला ही महाकाव्य अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद का ही है। आपको नाम स्मरण हो गया होगा, उस महाकाव्य का नाम है प्रिय प्रवास। 1914 में प्रिय प्रवास की रचना हरिओद ने की, और 1940 में दूसरा जो इनका प्रबंध काव्य है, जिसको महाकाव्य कुछ लोग नहीं कहते क्योंकि उसकी कथा कम है और वो उपन्यास महाकाव्य के लक्षणों पर पूरा नहीं उतरता, इसलिए उसको प्रबंध काव्य कहना ही उचित होगा।
और वो है 1940 में आया वैदेही वनवास। 1914 से लेके और 1940 के बीच अनेक कविताएं उन्होंने लिखी। उन कविताओं के साथ साथ इनके 2 नाटक भी आए। उन 2 नाटकों के नाम मैं आपको बताता हूँ, प्रद्युम्न विजय और रुक्मणी विजय। 3 इन्होंने उपन्यास लिखे, प्रेम कांता, ठेठ हिंदी का ठाठ और अधखिला फूल, ये 3 इनके उपन्यास थे। प्रिय प्रवास और वैदेही वनवास के बीच बहुत सारी कविताएं इन्होंने लिखी, सब प्रसिद्ध नहीं हुई। कवि की ख्याति का आधार कुछ गिनी चुनी कविताएं ही होती हैं और पहली रचना इनकी प्रिय प्रवास इनकी ख्याति का आधार है। लेकिन इन्होंने कुछ नए प्रयोग भी किए, जैसे हिंदी में मुहावरे और लोकोक्तियों के आधार पर भी कवित्व का प्रदर्शन किया जा सकता है, कविताएं लिखी जा सकती हैं। और इसका परिचय इन्होंने दिया चौपदे, एक नया फॉर्म इन्होंने बनाया और 2 इन्होंने लिखे, चुभते चौपदे और चोखे चौपदे। और एक और कविता है इनकी रचना बोलचाल। इसमें इन्होंने अपने हिंदी के जो मुहावरे, जो प्रचलित मुहावरे थे और लोकोक्तियाँ थी, उनके आधार पर ही इनकी रचना की है। तो इससे लगता है कि ये बोलचाल की भाषा के भी बहुत निकट थे। जब हम प्रिय प्रवास को पढ़ेंगे, हमारे पाठ्यक्रम में दरअसल प्रिय प्रवास के अंश हैं, तो प्रिय प्रवास पर हम ज़्यादा केंद्रित करेंगे। तो जब इन्होंने प्रिय प्रवास की रचना की थी तो इनके सम्मुख भारत के, जैसा कि मैंने पृष्ठभूमि में बताया था, भारत का स्वतंत्रता संग्राम चल रहा था और आर्य समाज और अन्य हमारे धार्मिक सामाजिक सुधार आंदोलन थे, उनका बड़ा प्रभाव था। और ब्रज भाषा दरअसल इस वैचारिक चेतना को वहन करने में असमर्थ हुई, या कवि उस ओर प्रवृत्त नहीं हुए, क्योंकि उसकी एक लंबी परंपरा श्रृंगार की रही है ब्रज भाषा की, कोमलकांत पदावली है। तो शायद विचार और विवेचना की जो शैली है वो ब्रज में उचित नहीं बैठती होगी। और नए जो कवि थे, रचनाकार थे, साहित्यकार थे, उन्होंने एक नई भाषा की अपेक्षा उन्होंने की और उसकी पूर्ति हिंदी भाषा ने की। तो बड़ा एक बड़ी चुनौती इस समय के कवियों में थी। आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी, जो इस युग के प्रणेता थे, जिनके नाम पर द्विवेदी युग रखा गया है, उन्होंने आग्रह किया, प्रेरित किया लोगों को कि हिंदी में कविताएं लिखें। और उनमें से जो सबसे बड़े कवि उभर कर आए वो मैथिली शरण गुप्त थे, वो भी हमारे पाठ्यक्रम में हैं। लगभग उन्हीं के साथ अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद भी हिंदी में कविता लिखने के लिए आगे आए। और उस समय की जो प्रवृत्तियाँ थी, जो बातें थी सामाजिक चेतना की, वो सब अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद ने ली। मैं एक बात पहले पृष्ठभूमि में बता चुका हूँ, प्रवृत्तियों में बता चुका हूँ द्विवेदी युग में, कि नारी सामर्थ्य और नारी सम्मान का जो एक प्रयास था वो द्विवेदी युग में मुखर होता है। उनकी कविताओं में भी ये बात सामने आई है। और आपको नाम से ही पता लग रहा होगा कि प्रिय प्रवास राधा पर केंद्रित है और वैदेही वनवास सीता पर केंद्रित है। ये दोनों हमारे पौराणिक पात्र, आप इनको पौराणिक ऐतिहासिक पात्र कह सकते हैं। हमारे साहित्यिक धरोहर के जो 2 ग्रंथ हैं, महाभारत और रामायण, इन दोनों में से ये पात्र हैं। और एक तरह से नारी सामर्थ्य को सामने लाने के लिए, नारी सम्मान को पुनर्जागृत करने के लिए ऐसे पात्रों का कविता में आना एक तरह से इनको रुचिकर भी लगा और उचित भी लगा। उससे समय की जो मांग थी वो पूरी हो रही थी और एक नए कलेवर में, एक नए चरित्र में ये पात्र सामने आते हैं। तो प्रिय प्रवास में राधा के माध्यम से ही कहा गया है। एक और बात मैं कहना चाहूँगा कि प्रिय प्रवास, जैसा कि आपको नाम से पता लग रहा होगा, कृष्ण के प्रवास से संबंधित है। जब कृष्ण मथुरा में चले जाते हैं और वापस लौट कर नहीं आते हैं तो वृंदावन या गोकुल की सभी गोपियाँ, उनकी माता, उनके सब सखा और गोपियाँ और विशेषकर राधा अत्यंत व्याकुल रहती थी। एक तरह से नीरसता उस क्षेत्र में छा गई थी। तो वो तरह तरह से कृष्ण को याद करते हैं, तरह तरह से उनके पास संदेश भेजते हैं। तो राधा को केंद्र में रखते हुए हरिओद ने यह एक प्रिय प्रवास पूरा का पूरा महाकाव्य लिखा। यह महाकाव्य 17 सर्गों में है और नई चेतना और नए युग किस तरह इसमें प्रतिफलित हुआ है वो देखिए आप कि राधा का पौराणिक चरित्र तो ढक गया है, उसकी जगह
एक आधुनिक नारी का चित्र आ रहा है जो समर्थ है, जो करुणा से पूरी है, जिसमें मानवता कूट कूट कर भरी हुई है, जो दीनहीन, पीड़ितों, गरीब, किसानों आदि की सेवा में अपने आप को देखना चाहती है और कृष्ण से भी अपेक्षा करती है। तो एक तरह से सामान्य नायक नायिका से ऊपर उठकर राधा और कृष्ण एक विश्व सेवी या लोक सेवी, एक तरह से कहते हैं ना कि लोक की सेवा करना, उस रूप में सामने आते हैं। और उस समय की डिमांड भी यही थी। गांधी जी का आह्वान भी था कि इस देश के लिए हम जितना कर सकते हैं उतना कम है। हम अपने रचनात्मक कार्यों से, आंदोलन से, अहिंसक तरीके से हम अपनी बातें आगे पहुंचा सकते हैं और समाज की सेवा भी कर सकते हैं। तो दोनों रूप साथ साथ चल रहे थे गांधी जी की, वही इन कवियों में भी दिख रहा था। तो नारी सम्मान और हमारी मानवता, ये दोनों चीज़ इस महाकाव्य में परिलक्षित होती हैं। हमारे जो पाठ्यक्रम में निर्धारित है वो है पवन संदेश। तो किस तरह पवन के माध्यम से राधा अपनी बातें कहती है, और केवल भावुकता की बातें नहीं होती, उसमें करुणा है। और करुणा का विस्तार देखिए आप। एक उदाहरण मैं आपको देना चाहूँगा कि जब वो उससे अपने प्रिय की बात बताती रहती है कि उनको ये संदेश देना, उनको बताना कि किस तरह हम व्याकुल हैं हम सब यहाँ पर, और उस व्याकुलता की सूचना पाकर जरूर वो हमारी सुध लेंगे, ऐसी उनकी कामना है। और एक तरह से ये विरह की जो अवस्था है कि किस तरह से अपने प्रिय के प्रति जो प्रेमिका है वो व्याकुल हो जाती है। लेकिन यहाँ प्रेमिका का विस्तार देखिए। एक जगह वो कहती हैं पवन को कि ये सब चीज़ें करते जाना, हमारी सब बातें उनको बताना, लेकिन पवन, जब तू यहाँ से, सखी मानकर पवन को संबोधित करती है, जब तू यहाँ से चलते चलते मथुरा तक काफ़ी दूरी तेरे को तय करनी पड़ेगी। देखिए कल्पना किस तरह चल रही है। तो उस समय हो सकता है कहीं रास्ते में तरह तरह की एक तरह से वो परिस्थितियाँ मिलेंगी, और उन परिस्थितियों में वो एक देखिए उनकी बात कि जाते जाते अगर पथ में क्लांत कोई दिखावे, तो जाके सन्निकट उसकी क्लांतियों को मिटाना, धीरे धीरे परस करके गात उत्ताप खोना, सदगंधों से श्रमित जन को हर्षितों सा बनाना। वो अपना सारी व्याकुलता भूल गई है, और उसके ध्यान में अब कौन आ गया है कि रास्ते रास्ते यदि रास्ते में कोई किसान, कोई खेतों में काम करती महिला या कोई अन्य काम करते हुए लोग दिखाई दें और लगे कि वो थक रहे हैं, शरीर से उनके पसीना बह रहा होगा, थके मांदे नजर आ रहे होंगे, तो देखिए उसका संदेश क्या है कि तो मुझे तो भूल जाना। मतलब इसमें ये छुपा हुआ है कि मुझे छोड़कर तू क्या करना पवन, जाते जाते अगर पथ में क्लांत कोई दिखावे, क्लांत का मतलब कोई थका हुआ, तो जाके सन्निकट उसकी क्लांतियों को मिटाना। तो हे पवन, तू अपने स्पर्श से उसकी थकान को मिटा देना। हम जब गर्मी में काम करते हैं तो हल्की हवा का झोंका हमें बड़ी राहत पहुंचाता है, हमारी सारी थकान को जैसे वो हर लेता है। तो वही बात वो अपनी कह रही है कि अपनी प्रकृति के अनुसार तू मुझे, मेरा कार्य तो भूल कर कम से कम ये काम करना, और धीरे धीरे परस करके गात उत्ताप खोना, शरीर का सारा जो संताप है, जो थकान है, उसको तू खो देना, मतलब हटा देना स्पर्श करके। सदगंधों से श्रमित जन को हर्षितों सा बनाना, और अपने साथ जो तू पुष्पों की गंध लेकर जा रही है, उस गंध को वहाँ उस वायुमंडल में घोल देना, ताकि उनको एक प्रसन्नता का अनुभव हो। तो ये जो रूप है राधा का, ये दरअसल लोक सेवक का रूप है कि किस तरह लोक सेवा में हमें अपना ध्यान लगाना है। हमें अपनी निजी व्यथा को भूलकर लोक सेवा में अपने आप को समर्पित कर देना चाहिए। ये दरअसल मैंने संकेत दिया है कि प्रिय प्रवास में आखिर किस तरह की बातें होंगी। तो मैं कहना चाह रहा हूँ कि प्रिय प्रवास में कृष्ण और राधा सामान्य प्रेमी प्रेमिका नहीं है, सामान्य नायक नायिका नहीं है, बल्कि एक लोक सेवक के रूप में वो सामने आ रहे हैं, और यह उस समय की परिस्थिति के अनुसार ही है। तो एक तरह से कह सकते हैं कि पुराने चरित्रों को, पुरानी घटनाओं को, प्राचीन घटनाओं को किस तरह से आधुनिक संदर्भ में हरिओद जी ने प्रस्तुत किया है। और ये प्रवृत्ति हरिओद जी में नहीं, अन्य कवियों में भी आपको देखने को मिलेगी। तो जैसा कि हमने प्रवृत्तियों में देखा था, द्विवेदी युग की पृष्ठभूमि में देखा था कि इस तरह की चीज़ें आपको आधुनिक संदर्भों में किस तरह हम अपने पौराणिक ऐतिहासिक चरित्रों को देखते हैं, घटनाओं को देखते हैं, तो ये सब इससे आपको पता लगेगा। एक बात और यहाँ हरिओद जी के बारे में कहना उचित होगा कि उन्होंने इस बीच 1914 और 1940 के बीच में अपने रचना काल में उन्होंने रसकलश जैसी महत्वपूर्ण रचना भी लिखी। रसकलश दरअसल ब्रज भाषा में
रचा हुआ काव्य है और यह रस और नायिका भेद पर मुख्यतः केंद्रित है। लक्षण और उदाहरणों से इनको समझाया गया है। तो एक तरह से यह रीति ग्रंथ हम कह सकते हैं इसको। तो ब्रज भाषा तो एक तरह से कह सकते हैं कि खड़ी बोली के अतिरिक्त हरिओद जी ब्रज भाषा में भी सिद्धहस्त थे और रस क्लस उनकी महत्वपूर्ण कृति मानी जाती है इस संदर्भ में। तो एक तरह से समीक्षा, अनुवाद, उपन्यास, नाटक और कविता तो उनकी है ही है। और कविता में भी उन्होंने महाकाव्य लिखे, प्रबंध काव्य लिखे और फुटकर कविताएं भी खूब लिखी हैं उन्होंने। लेकिन प्रसिद्ध उनका प्रिय प्रवास ही रहा। माना जाता है हिंदी साहित्य के इतिहास में कि प्रिय प्रवास खड़ी बोली हिंदी का पहला महाकाव्य है, क्योंकि इससे पहले ब्रज भाषा थी, अवधि थी। तो खड़ी बोली में जब रचनाएं रची जाने लगी तो पहला महाकाव्य प्रिय प्रवास को ही माना जाता है। और इनकी ये राजकीय सेवा में रहे, अंग्रेजों के अधीन इन्होंने सेवा भी की है, लेकिन बाद में इन्होंने जैसे सेवानिवृत्त हुए साहित्य के लिए अपने आप को समर्पित कर दिया। इन्होंने जो वाराणसी विश्वविद्यालय था, जिसको आज BHU के नाम से जानते हैं, उसमें भी इन्होंने अवैतनिक सेवा की, कोई वेतन नहीं लिया, पढ़ाया मतलब, और काफ़ी एक तरह से अध्यापक के रूप में भी उन्होंने कार्य किया। तो शिक्षण के साथ साथ साहित्य के साथ साथ सरकारी नौकरी और साहित्य की कई विधाओं में इन्होंने अपने वो किया। भाषा भी इनकी देखिए आप, उर्दू के भी ये अच्छे वो थे। तभी इनकी देखिए इनके काव्य में संस्कृतनिष्ठ कविता, संस्कृतनिष्ठ शब्दावली मिलेगी, लेकिन साथ ही बोलचाल की भाषा भी मिलेगी। और उर्दू के भी ये जानकार थे, उस समय उर्दू का भी एक अच्छा वो था, प्रभाव था। तो इस काल के कवियों में इस तरह की मिली जुली वो है। एक अनुवाद भी इन्होंने किया। एक अनुवाद मुझे ध्यान में आ रहा है, मर्चेंट ऑफ वेनिस, शेक्सपियर का ये नाटक था और उसका अनुवाद इन्होंने किया। वेनिस का बांका, मर्चेंट को इन्होंने बांका कहा है। मर्चेंट का मतलब तो वैसे व्यापारी होता है, लेकिन इन्होंने अनुवाद जो किया वेनिस का बांका किया। तो इस तरह से बहुमुखी प्रतिभा के ये कवि रहे हैं। और कल का मतलब अगले वीडियो लेक्चर में हम इनके जो निर्धारित कविता के अंश हैं प्रिय प्रवास से, उस पर हम व्याख्या करेंगे। तो आप बिल्कुल उसको ध्यान से सुनिएगा, जिससे आपको सप्रसंग व्याख्या करने में आसानी रहेगी। आज का लेक्चर इतना ही। धन्यवाद।